इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया क्या बोला मैंने? यस। हाँ, इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है कि स्ट्रेटेड मसल कैसे मदद करता है लोकोमोशन और मूवमेंट में। हमने एनिमल टिश्यू में स्ट्रेटेड मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। इस लेसन में आपको पढ़ने के लिए जो पार्ट है वो सिर्फ उतना ही पार्ट है जिसमें बताया गया है कि स्ट्रेटेड मसल्स में कौन से दो प्रोटीन्स है। उसमें कौन से दो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट वाले? एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन मदद करते हैं फॉर द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। ठीक है, तो let us revise that what we have learned, the different types of muscle. We have learned the smooth muscle, we have learned the cardiac muscle, we have learned this स्ट्रेटेड मसल और द स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए हम उसे इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। हमारे स्टमक में है, हमारे किडनी में है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। फिर आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहां पर प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। फिर आता है स्ट्रेटेड मसल या फिर स्केलेटल मसल। ये कहां पर प्रेजेंट है? हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट है, जिसके कारण हम चल फिर पाते हैं, दैट इज लोकोमोशन कर पाते हैं, जिसके कारण हम मूवमेंट भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मसल्स हमने ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हमें स्ट्रेटेड मसल्स ही यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो डायग्राम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, सो मेजर पार्ट ऑफ द मसल्स विच मूव्स अ बोन यूजुअली डू नॉट लाई ऑन द सेम बोन बट इट इज लोकेटेड ऑन द बोन के टॉप में। कहां पर प्रेजेंट होता है? ये हड्डी है देखो व्हाइट वाली, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? मसल प्रेजेंट है। कौन से दो मसल होते हैं? जो ऊपर की तरफ होता है उसे कहते हैं हम बाइसेप, और जो नीचे की तरफ होता है वो होता है ट्राइसेप। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बाइसेप एंड ट्राइसेप ये कौन से मसल्स हैं? एंटागोनिस्टिक मसल हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट काम करते हैं। बाइसेप से कॉन्ट्रैक्शन होता है और ट्राइसेप से रिलैक्सेशन होता है। तो क्योंकि दोनों अपोजिट काम करते हैं हम इसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल। ठीक है, और ये बाइसेप और ट्राइसेप के वजह से हम अपना फोरआर्म मूव कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ बोन प्रेजेंट। एक वाला हिस्सा, ए वाला जो बोन का हिस्सा है जो मूव नहीं कर रहा है उसे हम कहेंगे स्टेशनरी एंड द बोन, और ये वाला जो हिस्सा जो मूव करता है इसे हम कहेंगे मूवेबल बोन। तो बोन के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, एक स्टेशनरी जो बोन का हिस्सा नहीं हिलेगा और एक मूवेबल। ठीक है, अच्छा, द एंड ऑफ मसल अटैच टू द स्टेशनरी बोन। देखो ये वाला बोन है जहां पे मसल अटैच है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ओरिजिन। और ये जो अपोजिट हिस्सा है, अपोजिट एंड अटैच टू द मूवेबल बोन इज कॉल्ड एज इंसर्शन। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट इज ओरिजिन, व्हाट इज इंसर्शन। तो क्या लिखना है? बहुत ही सिंपल भाषा में लिखना है। क्या लिखना है ओरिजिन का? द एंड ऑफ मसल अटैच टू द स्टेशनरी बोन इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, व्हाट इज इंसर्शन? द अपोजिट एंड attached, the opposite end of the muscle attached to the movable bone is called as the insertion. तो movable है तो insertion, stationary है तो origin. Very clear? Next, the middle part of the muscle क्या है? ऐसा उठा हुआ है, so this middle part is called as a belly. क्या बोलते हैं? देखो इसको belly. ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ये बेली ही ज्यादा उठा हुआ रहता है, तो वो लोग हमेशा बाइसेप्स में अपनी क्या दिखाते हैं? बेली दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ऑल द मसल फाइबर्स डू नॉट एक्सटेंड फ्रॉम एंड टू एंड एंड देयर इज अ मैक्सिमम नंबर इन द मिडिल, है ना? देखो आप यहाँ पे ज्यादा है ना, मैक्सिमम है,
Thus, large muscles are most often fusiform in shape. Fusiform का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ये एंड पतला, ये एंड पतला और बीच में मोटा। तो जब ऐसा कोई फिगर होता है जिसका दोनों एंड पतला और बीच में मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म। क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर। फिर हमने 3 टाइप के मसल्स देखे हैं, अगोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्ट। अगोनिस्टिक का मतलब बहुत ही सिंपल है, जिससे कोई भी मूवमेंट होता है, जो भी मसल से जो भी मूवमेंट होता है, हाँ, कोई भी प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं अगोनिस्ट। और ये अगोनिस्ट को जो मदद करता है, जो असिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं सिनर्जिस्ट। समझ में आया सबको? यस और नो? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो मुझे। आप लोग अनम्यूट रहोगे तो भी Yes. चलेगा। ओके, वापस मैं बोल रही हूँ, अगोनिस्ट ऐसा मसल है जिससे कोई भी प्रकार का मूवमेंट होता है। सो सेवरल मूवमेंट्स कैन टेक प्लेस। और अगोनिस्ट को असिस्ट कौन करता है, मदद कौन करता है? सिनर्जिस्ट। अच्छा, अब इन दोनों का तो समझ में आ गया। अब एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? बायो में कहीं पे भी एंटागोनिस्ट वर्ड होगा, उसका मतलब ही होता है अपोजिट। अपोजिट, जो उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे एक बंद हो रहा है, एक खुल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक रिलैक्स हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो गया? अपोजिट। तो जो अपोजिट मूवमेंट कराते हैं उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। ठीक है? सो लेट अस सी दैट एग्जाम्पल एंटागोनिस्ट का। मैंने बताने के लिए वही बाइसेप और ट्राइसेप का एग्जाम्पल आपको बताया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाइसेप को हम फ्लेक्सर कहते हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ऐसे किया तो बाइसेप हो गया। आप देख सकते हो कितना मोटा बेली है ना? तो बाइसेप फ्लेक्सर, इससे क्या होता है? फोल्डिंग। फ्लेक्सर मींस फोल्डिंग या कॉन्ट्रैक्शन। और आप ट्राइसेप देखो, हाथ नीचे किया इसने, है ना? इसने अपना हाथ को नीचे किया, तो इसको क्या हो गया? एक्सटेंसर या फिर एक्सटेंशन। ठीक है? तो बाइसेप एंड ट्राइसेप दोनों अपोजिट है, मतलब उसमें फ्लेक्सर होता है मतलब फोल्डिंग होता है, और एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन एक्सटेंशन होता है। तो दोनों अपोजिट एक्शन है, दोनों अपोजिट एक्शन है। और ऐसे अपोजिट एक्शन को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। ठीक है? पर इसके अंदर ये बात बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि मसल कैन ओनली पुल बट नॉट पुश द बोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? मसल क्या करते हैं? कभी भी पुल करते हैं हड्डियों को। आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इसको पुल कर रहे हैं, इसको पुश नहीं कर रहे हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगेन द सेम थिंग। हाँ, उसी को एक्सप्लेन किया वापस से अच्छी तरह से कि कौन स्ट्रॉन्गर है, बाइसेप स्ट्रॉन्गर है कि ट्राइसेप स्ट्रॉन्गर है। अब एंटागोनिस्टिक में हमने बताया कि एक से एक्सटेंशन होता है, एक से फ्लेक्सर होता है। ठीक है? If one of the member of a pair is able of bending the joint by pulling of bones, the other is able to straightening the same joint also by pulling, not pushing. It is always pulling, not pushing. ठीक है? तो एक पुल करता है बेंड करने के लिए और एक दूसरा पुल करता है स्ट्रेट होने के लिए। हमेशा जो भी एंटागोनिस्टिक होते हैं मसल्स, उसमें से एक कोई तो भी स्ट्रांग होता है। जैसे कि अगर हम बाइसेप और ट्राइसेप की बात करेंगे तो बाइसेप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन दी ट्राइसेप। ठीक है? सो आपको एंटागोनिस्टिक अच्छी तरह से समझ में आ गया। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया? बाइसेप ट्राइसेप का। फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि हमेशा एंटागोनिस्टिक में एक कोई तो जन स्ट्रॉन्गर रहता है। तो अगर हम बाइसेप और ट्राइसेप की बात करेंगे तो बाइसेप ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब भी एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होता है तो मसल क्या करते हैं? पुल करते हैं, पुश नहीं करते बोन को। ठीक है? तो एक एक बेंडिंग करेगा बोन। जब बेंडिंग होता है तभी भी पुलिंग होगा, और जब स्ट्रेटनिंग होगा तभी भी पुलिंग ऑफ जॉइंट्स होगा। ठीक है? अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल है, इसका एक टेबल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, आप उसको देख लो। सिर्फ टेबल में क्या फर्क है बेटा? फोटो नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। ये सारे क्या है? एंटागोनिस्टिक। हेडिंग क्या है? एंटागोनिस्टिक मसल, मतलब जो उल्टा काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो अभी इतने देर से हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, तो ये तो बहुत ही सिंपल है आपको समझने के लिए।
बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग, बाइसेप एंड ट्राइसेप। दूसरा देखो क्या है, एबडक्टर एंड एडडक्टर। एबडक्टर का मतलब है टेकिंग द व्हेन मसल्स मूव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी एक्सिस। अगर आप हाथ को ऊपर कर रहे हो और अगर आप अपने बॉडी के पास ला रहे हो तो ये क्या हो गया, एडडक्टर। तो एबडक्शन ऊपर की तरफ, एडडक्शन बॉडी की तरफ। यही सेम चीज हम उंगलियों के ऊपर भी कर सकते हैं। उंगलियों को स्प्रेड करो, एबडक्शन। उंगलियों को पास लेकर आओ, एडडक्शन। समझ में आ गया? तो इसका मेन वर्ड क्या है, अवे एंड टूवर्ड्स। नेक्स्ट, प्रोनैटर एंड सुपिनैटर। अगेन आप देख सकते हो इस डायग्राम में, प्रोनैटर का मतलब होता है डाउनवर्ड एंड सुपिनैटर का मतलब होता है अपवर्ड। तो देखो, पाम को ऊपर किया सुपिनैटर, नीचे किया प्रोनैटर। तो इसका कीवर्ड क्या है, डाउन एंड अप। लीवेटर एंड डिप्रेसर। लीवेटर, ठीक है, लीवेटर का मतलब हमेशा होता है रेजिंग द बॉडी। अगर आप अपने बॉडी को उठा पा रहे हो, है ना, उठा कैसे पाओगे, आप अपने टोस पे खड़े रह के अपनी बॉडी को उठा सकते हो ना, तो लीवेटर। वापस नीचे आ सकते हो तो डिप्रेसर। तो अप है, तो यहाँ पे आपको क्या है कीवर्ड, रेज एंड लोअर। देन प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर मतलब आप अपने नेक से अपने सर को आगे की तरफ कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर। रिट्रैक्टर मतलब पीछे आना, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स काफी जगह होते हैं, हमने किडनी का लेसन पढ़ा था, हमारे यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स होता है। आपने न्यूट्रिशन लेसन देखा होगा, मतलब आप बाकी भी 12th स्टैंडर्ड में देखोगे कि स्फिंक्टर्स कहीं बहुत सारी जगह आएगा। तो स्फिंक्टर बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज इसका कीवर्ड है। समझ में आ गया सबको? देन लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। कैसा दिखता है स्केलेटल मसल? तो स्केलेटल मसल में इतने सारे रीजन्स होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द एनिमल टिश्यू लेसन। तो कोई भी हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं बेटा, प्लीज नोट डाउन दिस इज स्केलेटल मसल। उसमें होता है एपीमाइसियम, उसके अंदर होता है पेरीमाइसियम, उसके अंदर होता है एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम के अंदर होता है सार्कोलेमा, दैट इज मसल फाइबर, और उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स। तो अब हम किसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ये मायोफाइब्रिल्स आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, समझा? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। तो देखो कितना अंदर के अंदर के अंदर अंदर है। हाँ, ये अपना हड्डी है, हड्डी से मसल्स अटैच होता है, तो मसल्स और हड्डी के अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, टेंडॉन्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर का लेयर इज एपीमाइसियम, उसके अंदर होता है पेरीमाइसियम, उसके अंदर होता है एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम के होता है मसल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। मसल फाइबर का जो ऊपर का लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। उसके अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स। अब हम ये मायोफाइब्रिल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तब हमें इसमें क्या दिखाई देगा बेटा, बैंड्स नजर आएंगे। है ना, हमने पढ़ा है ना कि स्केलेटल मसल्स बैंडेड होता है, उसमें बैंड्स होते हैं, अल्टरनेट लाइट बैंड्स एंड दी डार्क बैंड्स। तो देखो, ये स्केलेटल मसल है, ये मसल सेल है, ये मायोफाइब्रिल है। अभी मायोफाइब्रिल को आपने अगर आप ध्यान से देखा तो आपको क्या दिख रहा है, अल्टरनेट लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड, आई बैंड एंड ए बैंड एंड आई बैंड। तो दो आप देख सकते हो कि आई बैंड के बीच में क्या होता है, जेड लाइन होता है, जेड डिस्क होता है ना, यहाँ पे भी आप जेड लाइन या जेड डिस्क देख पा रहे हो, और ए बैंड के बीच में एम लाइन होता है। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन Z line to Z line, है ना, Z line to Z line is called as a sarcomere. Z line to Z line is called as a sarcomere. ठीक है, अब आप एक चीज और क्या देख पा रहे हो, I band is made up of thin filament and dark band is made up of thick filament. क्या मैं समझा आपको? थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन एंड थिक। थिन फिलामेंट किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जबकि
थिक फिलामेंट किससे बना होता है? मायोसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है. एक्टिन एंड मायोसिन इज अ 2 different types of protein which we are going to learn in this particular lesson in detail. Again the diagram in a bigger form. ठीक है, so this is I band, this is A band, this is I band. I band to I band मतलब Z line to Z line जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर. इसके अंदर 2 फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट. समझा? यस और नो? ये तो आपका एनिमल टिश्यू लेसन का रिवीजन है. सिर्फ थिक और थिन को अच्छे से ध्यान में रखो. यस और नो बेटा? आई वांट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस चिल्ड्रंस. Yes. Yes, ma'am. किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज इंटरप्ट मी इन बिटवीन. अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुझे बीच में ही बोलना है कि मैम इसको रिपीट करो, नहीं समझा? समझा? ओके. अब इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लो. इस वाले डायग्राम को, जो नीचे वाला डायग्राम है ना जहां पे मैं कर्सर मूव करूं, इस डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि यही डायग्राम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं. ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है और एक रेड, ये पिंकिश कलर का पार्ट दिख रहा है. ठीक है, आई जस्ट वेट, आई विल डू द एनोटेशन इफ पॉसिबल. एनोटेशन नहीं है. ओके, तो ये ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको और ये पिंक पार्ट दिख रहा है. तो अब आपको इस लेसन में जो पढ़ने के लिए है 11th स्टैंडर्ड के लिए है, तो आपको ये थिन फिलामेंट डिटेल में पढ़ना है कि ये थिन फिलामेंट में क्या क्या चीजें होती है, और ये थिक फिलामेंट डिटेल में पढ़ना है कि थिक फिलामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं और ये दोनों कैसे काम करते हैं. समझ में आया? तो आपको बेसिकली इस लेसन में सिर्फ यही चीज पढ़ना है. थिन फिलामेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन. थिक फिलामेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, और ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं, कैसे मूवमेंट कराते हैं. ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न फॉर योर 11th स्टैंडर्ड. तो लेट अस सी कि एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या. अभी हम एक्टिन वाला कौन सा पढ़ रहे हैं? ये ब्लू वाला. पहले अब ये ब्लू वाले को अच्छी तरह से देखो. आपको ब्लू वाले में क्या दिख रहा है बेटा? ऐसा बबल बबल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और ऐसा चोटी के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कि जैसे दो हैं. जैसे आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है ना. यस, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है और बबल बबल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और ब्लू कलर का दिख रहा है ना. समझा? ओके, अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे. तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. कॉम्प्लेक्स टाइप, क्यों कॉम्प्लेक्स? उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है. क्या कराता है? जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है. इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3, इसीलिए तो हम इसे कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं. नंबर 1 एफ एक्टिन, नंबर 2 ट्रोपोमायोसिन, नंबर 3 ट्रोपोनिन. याद कर लो अभी के अभी. एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. 3 चीज याद करो जल्दी जल्दी, और अपने टेक्स्ट बुक में भी मार्क करो. एक्टिन फिलामेंट के अंदर 3 चीजें हैं, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. अभी एक एक करके हम अच्छी तरह से समझते हैं. तो जो एफ एक्टिन है वो डबल स्ट्रैंडेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना चोटी के जैसा. तो देखो ये दिख रहा है कि नहीं, चोटी के जैसा डबल स्ट्रैंड. ये फर्स्ट स्ट्रैंड, ये सेकंड स्ट्रैंड, तो डबल स्ट्रैंड है. एफ एक्टिन जो है वो डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोटीन. हर एक स्ट्रैंड जो है वो जी एक्टिन मॉलिक्यूल से बना है. मतलब ये एक जी, ये एक जी, दोनों जी मिलके एफ एक्टिन. ठीक है, 1 ADP molecule is attached to G actin molecule. ठीक है, ADP का मतलब आपको मालूम ही है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. हमेशा किस पे अटैच होता है? जी एक्टिन मॉलिक्यूल पे अटैच होता है. तो मतलब हर एक पे ADP, इस पे भी ADP है, इस पे भी ATP है, दोनों को मिला के एफ एक्टिन बना है. तो एफ एक्टिन क्या कर रहा है? इट्स अ बैकबोन, है ना. इट्स अ बैकबोन. हाँ, इट्स अ बैकबोन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, इट्स अ बैकबोन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको एफ एक्टिन समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके.
अच्छा, अब आपको एफ एक्टिन पे क्या दिख रहा है बेटा? ये जो गोल गोल है उसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ डॉट दिख रहा है ना? ये ग्रीन ग्रीन कलर का डॉट्स क्या है? दिस आर द बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये बाइंडिंग साइट है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम एक्टिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी मूवमेंट करने के लिए, कोई भी मूवमेंट या कोई भी लोकोमोशन करने के लिए एक्टिन और मायोसिन जब दोनों एक साथ आएंगे और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे या ग्लाइड करेंगे, तब ये मूवमेंट होता है। क्या बोला मैंने? वापस इसको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको बाकी का सब चीजें आसानी से समझ जाएगा। क्या बताया मैंने? कोई भी मूवमेंट करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कोई भी रिलैक्सेशन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक्टिन और मायोसिन दोनों साथ में आने की जरूरत है। ठीक है, नंबर 1। साथ में आके ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे या स्लाइड करेंगे, तब जाकर कोई मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमेशा साथ में नहीं रहते। जब हमें मूवमेंट करना होगा तब ये साथ में आएंगे, नहीं तो बाकी टाइम अलग रहेंगे। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ, यस। वापस रिपीट कर रही हूं मैं, प्लीज लिख लो कहीं तुम। कोई भी मूवमेंट कराने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए एक्टिन और मायोसिन एक साथ आना जरूरी है। ठीक है, अब एक साथ आके ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे या फिर स्लाइड करेंगे। ठीक है, पर ये कब आएंगे साथ में? जब भी कभी मूवमेंट की जरूरत होगी। पर अगर समझो मूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे मेरा हाथ सीधा ही रखना है, मुझे अपना कोई मूवमेंट नहीं करना है, तब भी क्या एक दूसरे साथ में आएंगे क्या? नहीं। तो ये उस टाइम पे ये दोनों अलग रहेंगे। समझा? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स है। ये ग्रीन कलर के डॉट्स क्या है? दिस आर द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। मतलब जब भी मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये मायोसिन आके इस पे चिपकेगा, हाँ, इस पे अटैच होगा, और जब भी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अलग हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर नाउ? ठीक है, प्लीज गिव अ रेस्पॉन्स। सिर्फ इनर्ट होके सुनना नहीं है, फटाफट। यस। यस ओनली मैम। खुशी, हाँ, खुशी सिर्फ आंसर दे रही है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? मैं किसी को भी अभी क्वेश्चन पूछूंगी, और अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में नॉट अलाउड। चलो ठीक है, मैं किसी का भी नाम रैंडमली भी पूछ सकती हूँ और आपको खुद से भी रेस्पॉन्स करना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जब मैं मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, तो ये बाइंडिंग साइट खुला रहेगा कि बंद रहेगा? तो आंसर इज, जब भी हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का बाइंडिंग साइट है वो बंद रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, तो इसको कौन बंद करके रखा है? तो इसको ट्रोपोमायोसिन ने रैप करके रखा है। ठीक है, अब आप ये नीचे वाला डायग्राम देखो बेटा, आप इसमें देख पा रहे हो कि जो ग्रीन 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 पार्ट है उसके ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन कैसे लपेटा हुआ है। तो ट्रोपोमायोसिन कैसे भी नहीं लपेटा है, ट्रोपोमायोसिन ने कैसे रैप किया है? सिर्फ बाइंडिंग साइट को बंद करके रखा है। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? ये जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन का, उसको बंद करके रखना, उसको रैप करके रखना। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आप ये ट्रोपोनिन देख सकते हो। ट्रोपोनिन क्या है? ये 3 बबल के जैसा स्ट्रक्चर है, ये 3 बबल के जैसा स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि जगह जगह पे ये 3 बबल के जैसा स्ट्रक्चर अटैच है। अब इसका डिस्टेंस भी देखो, ध्यान से देखो, 2/3 डिस्टेंस पे ये अटैच है। देखो, एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, फिर तीसरा यहाँ पे, 2/3 डिस्टेंस पे ये ट्रोपोनिन अटैच्ड है। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे कि मैम ये तो पूरा रैप है, तो मायोसिन कैसे आएगा अगर मुझे मूवमेंट करना है? तो आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज, जब हमें मूवमेंट करना है तो ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों हट जाएंगे, दोनों साइड में हो जाएंगे, और साइड में हो जाएंगे तो ये बाइंडिंग साइड ओपन हो जाएगा, और बाइंडिंग साइड ओपन हो जाएगा तो मायोसिन आके उस पे अटैच कर जाएगा और फिर मूवमेंट हो जाएगा। समझा क्या बोला मैंने? यस, इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बोला मैंने? यस मैम। यस। यस। जब
जब मुझे मूवमेंट करना है, जब मुझे अपने हाथों को हिलाना है या समझो मुझे अपने हाथों को पीछे लेना है, उस टाइम पे क्या होगा बेटा, ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन हट जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। जैसे ये साइड में हो जाएंगे, मेरा ये बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगा और बाइंडिंग साइट ओपन देखते ही मायोसिन फटाफट आके उस पर अटैच कर जाएगा और अटैच करते ही मूवमेंट हो जाएगा। तो मूवमेंट हो गया तो मैं क्या बार बार मूवमेंट करती रहूंगी? नहीं, फिर मैं स्टॉप कर जाऊंगी। तो स्टॉप कर जाऊंगी मतलब क्या होगा, अब मायोसिन हट गया, वापस ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन आके उस पर अटैच कर गए। तो यही चीज होते रहता है हमेशा। ठीक है, जैसे ही मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, जैसे ही मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को मेरे हाथों ने टच किया, मेरा हाथ मैंने पीछे लिया, तो ये पीछे लेना इतना आसान नहीं है बेटा। जैसे मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, फटाफट मैसेज मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गया कि अरे मेरा हाथ को चटका लग रहा है, तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा मेरे मसल्स को कि हाथ अब पीछे लो। तो हाथ पीछे लेना भी इतना आसान नहीं है। हाथ पीछे लेने के लिए ये ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन साइड हटेंगे, मायोसिन आके जुड़ेगा, मायोसिन इसके ऊपर ग्लाइड करेगा और तब जाकर मैं हाथ पीछे ले पाती हूँ। समझ में आ गया? तो जितना आसान ये प्रोसेस दिख रहा है कि मैंने बस चटका लगते ही हाथ पीछे लिया, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और इसमें हमारा स्केलेटल मसल में इतने सारे लोग इन्वॉल्व है। ये तो फिर भी आपको 11th स्टैंडर्ड में ऊपर ऊपर बताया गया, इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक हाथ ले पीछे लेना इज नॉट एट ऑल अ सिंपल प्रोसेस। ठीक है, चलो अब हम ट्रोपोमायोसिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। तो ट्रोपोमायोसिन भी प्रोटीन स्ट्रैंड है, और ये क्या करता है, ये कवर करके रखता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। ठीक है, ऑफ द एक्टिन स्ट्रैंड, ये एक्टिन स्ट्रैंड का ये देखो इसको कवर करके रख रहा है। अच्छा, ट्रोपोनिन क्या है? ये 3 ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, 3 बबल के जैसा स्ट्रक्चर बताया मैंने, तो 3 ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये 2/3 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ट्रोपोमायोसिन के। अच्छा, ट्रोपोनिन का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रोपोनिन को किससे किससे एफिनिटी है? एफिनिटी का मतलब आपको समझता है ना, वो किसके साथ बाइंड कर सकता है। तो ट्रोपोनिन को एक्टिन के साथ भी एफिनिटी है, ट्रोपोमायोसिन के साथ भी एफिनिटी है, तभी तो उनके साथ है। पर साथ में कैल्शियम आयन का भी एफिनिटी है, और ये कैल्शियम आयन की एफिनिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर इसका कैल्शियम आयन से एफिनिटी नहीं होता तो ये पूरा का पूरा एक्टिव ये जो साइट है ये ओपन नहीं हो पाता। तो देखो बेटा, जब आप बायो पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि आपने अभी तक बचपन से पढ़ा होगा कि कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है बेटा, कैल्शियम हमारे मसल मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। जब आप 12th में जाओगे, आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़ोगे, तब देखोगे कि कैल्शियम वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम जो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि नहीं कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी ऑफ द सिस्टम्स इन अवर बॉडी। यहाँ पे भी अगर आप आगे देखोगे तो अगर कैल्शियम आयन को एफिनिटी नहीं होती स्ट्रोपोनिन को, तो ये कभी ओपन नहीं हो पाता, और अगर ये ओपन ही नहीं हो पाता तो हम कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पाते। ठीक है, सो देखो कितना हर एक चीज परफेक्टली बनाया गया है हमारे बॉडी में। ठीक है, फॉर एवरीथिंग देयर इज वन और द अदर सिग्नल्स गिवन। So this is the same structure again in a different form. You can see over here how it has been wrapped. ठीक है, तो अब मैंने ट्रोपोनिन को एक बॉल के फॉर्म में आपको बताना चाहा है। देखो 2/3 डिस्टेंस पे है, ये देखो ब्लू कलर से रैप्ड है, तो रैप्ड किससे? ट्रोपोमायोसिन से है, और ये सब एक्टिन है, और इस पे ये बाइंड करेगा बाद में। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि ट्रोपोनिन का खास बात क्या है कि इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कैल्शियम आयन, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होता बेटा तो हम कभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये पूरी तरह से रैप्ड है।
तो अगर हमें इसको हटाना है, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटाना है इसके ऊपर से, तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे दिखेगा, ये ट्रोपोनिन फटाक से जाके कैल्शियम को बाइंड कर जाएगा, और ट्रोपोनिन जाएगा तो उसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी जाएगा, क्योंकि वो उसी पे अटैच्ड है ना। तो ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा, ये साइट ओपन हो जाएगा, और मायोसिन आकर उस पे अटैच हो जाके कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी के वजह से ट्रोपोनिन को स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है फॉर द कैल्शियम आयंस। तो देखो, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं मायोसिन की तरफ। अब देखो, अब ये वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो नीचे वाला दिख रहा है मायोसिन। अब हमारा एक्टिन पढ़ के हो गया, अब हम मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो मायोसिन के बारे में भी बेटा बहुत ही सिंपल है। इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यही ये बाइंडिंग साइड पे जुड़ता है। हाँ, अभी आप इन शॉर्ट क्या समझोगे कि मायोसिन में एक पार्ट ऐसा है जो उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो जो उठा हुआ पार्ट है ना, वही इस बाइंडिंग साइड पे जुड़ता है और उस पे ग्लाइड करता है। ठीक है, तो हर एक मायोसिन भी एक प्रोटीन है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं मेरोमायोसिन। ठीक है, मायोसिन के अंदर दो हेवी चेन्स होते हैं जो कॉइल्ड हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये देखो, इसमें दो हेवी चेन्स हैं जो कॉइल्ड हैं। दो हेवी चेन्स क्या हैं? दो कॉइल्ड हैं। वन एंड ऑफ ईच चेन इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो, ये आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हेड कह रहे हैं, हेड। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड फ्रॉम हेवी मेरोमायोसिन। तो देखो, ये हेड है, किससे बना है? HMM, हेवी मेरोमायोसिन से बना है। हेड इज मेड अप ऑफ हेवी मेरोमायोसिन। और ये जो ऊपर उठा हुआ हेड है ना, ऊपर उठा हुआ हेड, इसी को हम बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रिज। ठीक है, एंड इज फोल्डेड इनटू ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको हम कहेंगे मायोसिन हेड। आप देख सकते हो बाकी का पार्ट ऐसा कॉइल्ड है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि टू लाइट चेन्स आर एसोसिएटेड विथ ईच हेड। तो देखो, यहाँ पे मैंने नंबरिंग दिया, वन येलो कलर में, देखो 1 2 3 4, आप देख सकते हो नंबरिंग, ये येलो कलर का, ये क्या है बेटा? दिस आर द लाइट चेन, 4 लाइट चेन। एक हेड में 2 लाइट चेन, एक हेड में 2, तो कितने हो गए? 4 लाइट चेन्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पढ़ना है बेटा आपको स्ट्रक्चर में? इस स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ उठा है, किससे बना है? वो हेवी मेरोमायोसिन से बना है। और ये जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड हेड है आउटवर्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और आपको क्या बोलना है कि एक हेड में क्या होते हैं? 2 लाइट चेन्स होते हैं, तो मतलब टोटल 4 लाइट चेन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ना है? ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसका आपको स्ट्रक्चर नजर भी आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इसको एक्सप्लेन भी करना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मायोसिन के पास, मायोसिन के हेड में एटीपीएस नाम का एंजाइम होता है। अभी आपने ऑलरेडी बहुत रेस्पिरेशन लेसन पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो आपको ये एटीपीएस एंजाइम का मतलब मालूम होगा। एटीपीएस एंजाइम के मदद से एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक्टिन फिलामेंट में कहीं पे भी एटीपी का नाम नहीं था, पर मायोसिन के हेड में एटीपीएस नाम का एंजाइम होता है, जो कि क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वेरी क्लियर। और मायोसिन कितना होता है? 55% ऑफ द टोटल मसल प्रोटीन। तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड, दिस इज द एक्टिव बाइंडिंग साइट, इसीलिए हम इसको क्रॉस ब्रिज बोल रहे हैं या फिर क्रॉस आर्म कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज वापस वही चीज है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करना चाहूंगी। प्रोट्रूडिंग आर्म एंड हेड, प्रोट्रूडिंग मतलब ऊपर उठा हुआ, इसी को हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ठीक है, हर एक क्रॉस ब्रिज में हिंज होता है। हिंज मतलब नेक रीजन। देखो, ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे? नेक रीजन को क्या कहेंगे? हिंज रीजन बोलेंगे। मैं वापस स्ट्रक्चर की तरफ ही जा रही हूँ। ठीक है, एटीपीएस एंजाइम होता है हेड में,
जो कि क्या करेगा, एटीपी जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा. ओके, why the children are joining so late also now also? Okay, now वापस the same thing, myosin, this is the myosin, you can see a cross bridge protruding arms and head together. ठीक है, the cross bridge are flexible at 2 points called as a hinge. यहाँ से flexible है. ठीक है, origin of arm from the body and site of attachment of head to the arm. So these are flexible head है. Okay, this part is something extra which is not there for y'all, but I just have that slide. Okay, now this is the arrangement how it looks. ये एक सिंगल है, पर ऐसा सिंगल नहीं रहता, ऐसा ही पूरा बंडल्स में प्रेजेंट होता है, लाइक दिस. तो जब बंडल्स में होगा तो आप देख सकते हो कितना सारा बार 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 प्रोट्रूडिंग हेड्स नजर आ रहा है. ठीक है, तो यू कैन सी दैट हाउ द प्रोट्रूडिंग हेड्स कैन बी सीन. तो यू कैन सी द डायग्राम नाउ ओवर हियर. सी, ये प्रोट्रूडिंग हेड, यही वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है. और एक्टिन फिलामेंट जो हमने पढ़ा था दैट इज शोन विद द ब्लू कलर. तो यू कैन सी ब्लू रेड ब्लू एंड रेड. सो ऐसा ऑल्टरनेट प्रेजेंट है. ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ये ग्लाइड करेगा. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. This was been given by the scientist. You can see the name of the scientist also. That is the H.E. Huxley and A.F. Huxley. ठीक है, वॉक अलोंग थियरी भी बोलते हैं इसको, या फिर रैटचिस थियरी भी बोलते हैं. यू कैन मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. तो ये मैं आपको इस डायग्राम से ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी, नॉट विद द थियरी पार्ट. आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस डायग्राम. प्लीज, अभी आपको सब कुछ समझा होगा तो ये बहुत ही आसानी से समझ जाएगा. नाउ जस्ट सी ए डायग्राम एंड बी डायग्राम. ए डायग्राम में क्या है, ये रैप्ड है, ये एक्टिन फिलामेंट है. एक्टिन फिलामेंट इज रैप्ड बाय द ट्रोपोमायोसिन एंड द ट्रोपोनिन. ठीक है, यस. अब जैसे ही कैल्शियम आयन आएगा, जैसे ही कैल्शियम आएगा, सी ईच एंड एवरी पार्ट, जैसे ही कैल्शियम आयन आएगा क्या होगा, द कैल्शियम आयन, ब्लू कलर का कैल्शियम आयन आते ही व्हाट विल हैपन, दिस विल बी रिमूव्ड. दिस ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन विल बी रिमूव्ड. अब आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हो कि ये ओपन हो गया. ठीक है, अब ये ओपन हो गया तो ये कौन है, मायोसिन है. मायोसिन का हेड यहाँ पर आएगा, अटैच हो जाएगा. अब जैसे ही अटैच होगा आप देख सकते हो कि इसके ऊपर अटैच हुआ, तो मायोसिन के हेड में क्या है, एटीपीएस नाम का एंजाइम है. तो एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, एटीपी जनरेट करेगा. ठीक है, और एटीपी जनरेट करने की वजह से, नाउ सी द कर्सर, एटीपी जनरेट होने की वजह से ये इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड कर रहा है, देखो स्लाइड कर रहा है. व्हाट इज दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस आर द एटीपी. एटीपी इस्तेमाल हुआ ना. ठीक है, तो इसमें से ये देखो इसके ऊपर ऐसा ग्लाइड किया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया, और फिर ये वापस नॉर्मल हो गया. एटीपी इज बीन फॉर्म. तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्शन करते हो बेटा, आपकी एनर्जी लूज होती है ना, एटीपी जनरेट होता है, एनर्जी लूज होती है, एंड देन इट विल कम बैक टू द नॉर्मल. इज दैट वेरी क्लियर? आपको डायग्राम समझ में आएगा सबको, यस और नो? यस मैम. ऑल ऑफ यू. ओनली खुशी हैज आंसर्ड मी, आई थिंक सो. बाकी के बच्चे लोग? यस मैम, समझा. मयूरेश, अच्छा, प्रचीत, Prachit, have you understood beta? Yes or no? मिस, फोर्थ स्टेप के बाद ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वापस आएगी. वापस अलग हो जाएंगे, करेक्ट, वेरी गुड. दोनों भी वापस अलग हो जाएंगे. तो जैसे ही ये मायोसिन अलग होगा, क्या होगा, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन आके इसके ऊपर रैप कर जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा. समझा? यस मिस. ओके, वेरी गुड. ठीक है, देखो अब यही चीज मैंने यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अनुसार दिया है. यू कैन, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, तो अगेन मैं आपको यही एग्जांपल दूंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया. ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूंगी, मेरे
जो मैसेज है वो मेरे कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस करता है कि नहीं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज जाएगा कि नहीं अभी तो मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन से हाँ मेरे मसल फाइबर को मैसेज देगा, मैसेज देगा। ये मैसेज कैसे दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल फाइबर तक मैसेज कैसे दिया जाता है उसके ऊपर एक पूरा बड़ा चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए इन दी 12th स्टैंडर्ड। तो प्लीज याद रखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन से हमारे मसल फाइबर को मैसेज देगा कि अरे किस उसने गर्म ऑब्जेक्ट को, मेरे राइट हैंड ने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, राइट हैंड को पीछे लो, है ना। अब देखो ये भी चीज आपको बहुत ध्यान में देना चाहिए कि अगर मैंने अपने राइट हैंड से गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो मेरे राइट हैंड ही मैं पीछे लूंगी, मैं लेफ्ट हैंड दोनों हाथ नहीं लूंगी। तो ये भी कितना स्पेसिफिक होता है, इस पे भी आपको सोचना है और ध्यान देना है। तो मसल फाइबर आया, मसल फाइबर क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा इन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या करेगा, कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। क्यों है कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, कोई मुझे बताएगा, व्हाई कैल्शियम आयन इज रिलीज्ड। ट्रोपोनिन को कैल्शियम आयन से एफिनिटी। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस। कैल्शियम आयन इज रिलीज क्योंकि कैल्शियम ही ट्रोपोनिन को अलग कर सकता है एक्टिन से। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन को एक्टिन फिलामेंट से अलग करेगा, और जैसे ही ट्रोपोनिन बाहर जाएगा एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के ऊपर स्लाइड करेगा या ग्लाइड करेगा जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, जेड लाइन पुल किया जाएगा और वो छोटा हो जाएगा। यस, फिर एक्टिन फिलामेंट पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बैंड। मायोसिन एडीपी प्लस आईपी रिलीज करेगा जिससे कि ये सारा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। फिर ये कैल्शियम का क्या होगा, अब ये कैल्शियम अगर यहाँ रहा तो फिर बार 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 यही चीज होते रहेगा, मतलब मैं बार बार अपना हाथ पीछे लेते रहूंगी, पीछे लेते रहूंगी, पीछे रहते रहूंगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम आयन है। अब ये कैल्शियम आयन को वापस क्या करना है, वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टरने में वापस डाल देना, मतलब कि मसल के सार्कोप्लाज्म में वापस पंप कर दिया जाता है। एक बार हो गया ना कॉन्ट्रैक्शन, तो वापस ये कैल्शियम आयन का अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब तो वहां से ले लिया जाएगा। तो ये वापस कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में वापस डाल दिया जाता है और फिर सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, वापस एवरीथिंग कम टू द नॉर्मल स्टेट, मतलब वापस ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन आकर उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। Very clear बच्चा, yes. So this is the simple thing which is happening in our body. ठीक है, मैम वो डायग्राम दिखाओ ना। कौन सा बच्चा, मैम अभी आपने जिसमें भी लिखा है उसके पहले का, ये वाला, इसके पहले का। ये अच्छा, यस मैम मुझे। again the same thing is there in different forms, तो only this much you have to learn. अच्छा, अब उसके बाद एक छोटा सा कॉलम रह गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देना चाहूंगी, फिर उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक बड़ा सा ब्लू कलर के बॉक्स में आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया रहेगा। हाँ, ये सबका मतलब बहुत ही सिंपल है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। ठीक है, सिंगल मसल ट्विच, नाम बहुत बड़े बड़े हैं पर मतलब बहुत ही सिंपल सा है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ही सिंगल मसल ट्विच कहा जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज द सिंगल मसल ट्विच। समेशन, सम का मतलब क्या होता है बेटा, आपने जब आप छोटे थे तो आपको टीचर बोलती थी ना एडिशन करो या सम करो, तो सम का मतलब होता है बेटा एडिशन। ठीक है, तो if the muscle is stimulated before the end of the twitch it generates greater tension, मतलब अगर हमारे मसल को स्टिमुलेट हो गया बिफोर द एंड ऑफ द ट्विच, मतलब एक ट्विच के पहले, एक कॉन्ट्रैक्शन के पहले वापस मेरा मसल वापस स्टिमुलेट हो गया, तो क्या होगा, बहुत ही जोर से होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, समेशन और एडिशन ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो रिपीटेड स्टिमुलस विल प्रोड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
टेटानस, टेटानस का मतलब होता है इफ द स्टिमुलेशन इज, स्टिमुलेशन का मतलब आपको समझता है ना बेटा, स्टिमुलेशन मींस जैसे अगर आपको किसी ने निडल प्रिक किया, अगर आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, हाँ, अगर आपके सामने आके टाइगर खड़ा हो गया, तो ये सब क्या हो गया, स्टिमुलेशन है। तो इफ स्टिमुलेशन इज वेरी रैपिड एंड फ्रीक्वेंट, बहुत ही तेजी से मिल रहा है, मतलब अचानक से किसी ने आके आपको जोर से मार दिया, तो मसल डज नॉट हैव टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में ही रह जाता है, उसे कहा जाता है टेटानस, ठीक है। देन रिफ्रैक्टरी पीरियड, अब देखो इधर तो ये अभ्यंग चल रहा है, उल्टा लेखा प्रचित रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर वन स्टिमुलस द फाइबर कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू द अनदर स्टिमुलस। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक हाथ में आपको सुई ये किया, फिर वापस आपको दूसरे जगह किया, तो तुरंत मसल कैन नॉट टेक द रेस्पॉन्स, उसको एक रेस्टिंग पीरियड की जरूरत होती है, जैसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, और वो कितना है 0.02 सेकेंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 0.02 सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेस्पॉन्स दिखाने के लिए उतना अमाउंट ऑफ स्टिमुलस का जरूरत पड़ता है, एक सर्टेन मिनिमम स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। तो वो जो मिनिमम स्ट्रेंथ है या जो मिनिमम इंटेंसिटी है, उसी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ऑल और नन प्रिंसिपल, यस, अगर हमारे बॉडी को मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो हमारा बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। अगर उसे मिल रहा है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, तो वो श्योरली रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो इसे हम कहेंगे ऑल और नन, या तो दिखाएगा या तो नहीं दिखाएगा। कब नहीं दिखाएगा, जब उतना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं रहेगा, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, और अगर रहेगा तो वो रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो दैट इज ऑल और नन। लास्ट वन इज द ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो हमारा मसल क्या कर सकता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है रेस्पिरेशन लेसन में कि जब भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड के वजह से ही टायर्डनेस होना, पेन होना, मसल क्रैम्प होना, ये सारी चीजें होती हैं, और इसी को हम कहेंगे मसल डेप्थ। This extra oxygen consumed during recovery is called as the oxygen depth of the muscle. तो recovery के टाइम पे क्या होता है, oxygen consumption of the muscle far exceeds than the resting state. तो इसी को ही बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस कंडीशन को हम ऑक्सीजन डेप्थ बोलेंगे। तो आप मुझे बोलोगे कि कोरोना के टाइम पे भी ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो उसको भी ऑक्सीजन डेप्थ बोलेंगे क्या, तो आंसर इज नो। हर जगह पे अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होगा। तो ये ऑक्सीजन डेप्थ आप किस वर्ड के लिए इस्तेमाल करोगे, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाइज लेस टू द मसल्स, मसल्स का रहेगा तो ही ऑक्सीजन डेप्थ इस्तेमाल होगा। देन यू हैव सीन कि जब कोई इंसान गुजर जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है, तो उसका बॉडी जो फॉर्म में है वही फॉर्म में रह जाता है। अगर हाथ स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रह पाता है, फिर आप कितना भी चाहोगे तो हाथ मोड़ नहीं पाओगे। तो इसे कहते हैं रिगर मोर्टिस। तो ये रिगर मोर्टिस क्यों होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज होता है, ठीक है। देखो, आफ्टर डेथ द सप्लाई ऑफ एटीपी टू द मसल बिकम्स इम्पॉसिबल, है ना, एटीपी नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं होगा। वंस द लोकल स्टोर ऑफ एटीपी इज फिनिश्ड, the detachment of myosin from actin cannot take place, क्योंकि मायोसिन को एक्टिन से अलग होने के लिए भी एटीपी की जरूरत है, ठीक है। अगर एटीपी ही नहीं है तो मायोसिन और एक्टिन अलग नहीं हो पाएंगे, और अगर ये अलग नहीं हो पाएंगे तो वो परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिगर मोर्टिस, दैट इज स्टिफनिंग ऑफ मसल, स्टिफनिंग ऑफ मसल आफ्टर द डेथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, सबको समझ में आ गया है, यस और नो, yes or no? तो that your lesson has been completed, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको एग्जाम में है, उतना ही मैंने आज आपको पढ़ाया है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जाम, स्केलेटन्स वगैरह मत पढ़ना, ठीक है। Yes. चलो देन आई विल स्टॉप नाउ, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यस और नो? Yes, miss. Yes. चलो आई विल